माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, आज से हम कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों को कैलकुलस बहुत टफ लगता है, बट आई एम श्योर कि अगर आप मेरे साथ फॉलो रोज़ या आप वीडियोस लेक्चर्स देखोगे, रोज़ फॉलो करते जाओगे, तो कैलकुलस काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले ग्राफ से समझेंगे डिफरेंशिएशन, फिर उसके एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो आपका काफ़ी वास्ट यूनिट है, मतलब इसमें देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा बहुत लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन आपको इस बार पढ़ना है पूरा प्रॉपर। अब डिफरेंशिएशन काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन, देन पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर लॉगरिथम्स, फिर एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x में कोई फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन। देन आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं इसी चैप्टर में, कौन कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स थ्योरम। इसके अलावा भी एक कॉची मीन थ्योरम है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम इस बार कवर नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद आपको इनकी एप्लीकेशंस पे जाना है कि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, बट उसका एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। जैसे जो आपके डिवाइस बनते हैं, मैं जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब आपका ये बहुत यूज होगा, तो आपको ये पढ़ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जस्ट एन इंट्रोडक्शन के लिए बोलूँ तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे कोई इक्वल साइन है, इक्वल के साइन इधर प्लस है तो वो इधर आके माइनस नहीं हो जाता, तो वैसे ही अगर इधर डिफरेंशिएशन है, इधर आके वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट। बाद है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम एक बार कवर कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये दोनों पार्ट आपका डिफरेंशिएशन में आ गया, ये दोनों आपका इंटीग्रेशन में आ गया। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो शॉर्ट फॉर्म में डीई बोलते हैं मैथ्स में। तो ये एक जो पार्ट है, इसमें आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का यूज है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डिफरेंशिएशन आपने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको क्लास 11th में आपने क्या फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आपने लिमिट्स पढ़ी होंगी, वो चीज आपने फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x), ये करके आपने ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, x + h - x। ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है किसी भी फंक्शन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको लिमिट्स आनी चाहिए। लिमिट्स मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने क्लास 11th में पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू दे दूँ क्या है, उसके बाद हम लिमिट्स एंड उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो डिफरेंशिएशन में देखो, डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ेंगे कि लिमिट्स कैसे निकालते हैं, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जब हम आएंगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन पे। नॉर्मल डिफरेंशिएशन कुछ फॉर्मूले हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव हुए हैं वो फॉर्मूले, बट हमें 12th क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, हमें डायरेक्टली वो फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम जाएंगे इम्प्लिसिट पे। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन, जो हमने अभी लास्ट कुछ दिनों में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर किया है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं या e की पावर x वाले फंक्शन होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। डिफरेंशिएशन में एक होती है पैरामेट्रिक फॉर्म, वो क्या होती है। एंड लास्ट में कुछ 2 थ्योरम है आपके सिलेबस में, वैसे तो 3 या 4 थ्योरम है आपकी। एक है एमवीटी, एमवीटी बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, एंड एक है आपकी रोल्स थ्योरम। ये 2 थ्योरम है आपके सिलेबस में है, एंड आपको ये पढ़नी जरूरी है। आपको इंटीग्रेशन में या फिर जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में बीटेक में जाओगे तब आपका यहाँ ये चीज यूज होंगी। सो आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट के 2 लेक्चर में ट्राई करेंगे कि ये कवर कर लें। उसके बाद फिर ये मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मीन्स 5 to 6 लेक्चर में आपका डिफरेंशिएशन का जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो खत्म हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, सबसे पहले ग्राफ से समझते हैं। अगर हम एक फंक्शन बता रखा है कि लेट f(x) इक्वल्स टू, एक फंक्शन है आपके एनसीईआरटी से उठा लेते हैं एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, देखो f(x) इक्वल्स टू
दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक है 1 एंड एक है 2। एंड यहाँ पे आपको x की कुछ बता रखी है कि x पे कोई हमने कंडीशन लगाई है कि x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x लेस ग्रेटर देन 0। कोई एक फंक्शन है x, अगर हम उसमें x की वैल्यू 0 से छोटी डालें तो हमारे पास हमेशा आउटपुट 1 आएगा, एंड अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी डालें तो हमारे पास हमेशा आउटपुट 2 आएगा। इसको अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे इसे, ये आपकी y एक्सिस एंड ये आपकी x एक्सिस हो गई। ये आपका लेट से 1 एंड ये आपका 2 हो गया y एक्सिस पे, ये आपका 1 एंड ये आपका 2। अब देखो यहाँ पे ये 0 है आपका x एक्सिस पे, x से जो 0 से बड़ी वैल्यू पे, 0 से बड़ी वैल्यू पे आपको 2 मिल रहा है, मतलब कि यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हो रहा है एंड यहाँ से आपका आगे जा रहा है, ठीक। एंड x से अगर 0 से छोटी वैल्यू है तो आपको 1 इंक्लूड करते हुए आपका ग्राफ इस साइड बढ़ रहा है। तो देखो सबसे पहली बात आपको ये चीज तो पता ही होगी कि अगर हम सर्कल ऐसे लगाते हैं तो मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, उसके आगे की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, मतलब 2.00001 कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट हमारा जो 2.0 वैल्यू है वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं हो रही है। एंड जो अगर हम इस सर्कल को फिल कर देते हैं मीन्स वो वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब कि ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है एंड ये क्लोज इंटरवल है। ग्राफ में इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है, अगर कोई पूछे कि ये ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी ये होती है अगर आप किसी ग्राफ को, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये एक शॉर्टकट है कि वो चीज कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस है वो फंक्शन या फिर नहीं है, कैसे पता लगाना है। आप अगर कोई ग्राफ बना रहे हो, आपको कोई फंक्शन दे रखा है, रैंडम कुछ भी फंक्शन दे रखा है, आपको उस ग्राफ प्लॉट करना है। अगर आपने उसका ग्राफ लेट से ऐसे करके कुछ प्लॉट किया, आपने अगर बिना पेन उठाए वो ग्राफ प्लॉट कर दिया तो उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो आपका फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आपने बिना पेन उठाए ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब दो चीजें होती हैं, कॉन्टिन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड एक पूरा फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। एक पॉइंट पे मतलब कैसे कि अगर हम बात करें कि ये एक लेट से हमारा कोई पॉइंट है, रैंडम कोई पॉइंट है, यहाँ पे लेट से हम मान लेते हैं -2, x इक्वल्स टू -2 पे हमारा पॉइंट, वो जो हमारा ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है। ये कैसे पता चलेगा, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, x इक्वल्स टू -2 पॉइंट समथिंग जाते हैं, x इक्वल्स टू -2.00001, यहाँ पे आपका एकदम माइनर सा चेंज हुआ, तब आप देखो आपके आउटपुट में भी इधर भी थोड़ा सा माइनर सा चेंज होगा। अगर आप इधर अगर -3 लेते हो तब आप अगर -3.00001 वहां पे जाओगे, वहां पे जाके चेक करोगे, तब भी आपका ग्राफ में एकदम हल्का सा माइनर सा चेंज होगा। बट अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहली बात कि कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे कैसे डिसाइड करनी है। कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे डिसाइड होती है उसके लेफ्ट साइड वाले पॉइंट एंड राइट साइड वाले पॉइंट से। अगर उसके लेफ्ट साइड वाले पॉइंट एंड राइट साइड वाला पॉइंट दोनों के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसके बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो वो ग्राफ उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। जैसे इस केस में देखो, अगर आप 2 और 3, अगर हम इसको 2 और 3 के बीच में देखें, 2 और 3 अगर हम थाउजेंड्स पे लाख में जाके देखें तो -2 एंड -3 काफी छोटी वैल्यू है। अगर लाख से कंपेयर करें, 1 करोड़ से 10 करोड़ से अगर हम कंपेयर करें तो 2 और 3 काफी छोटी वैल्यू है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो हमारा 2 और 3 के बीच में हमारा ग्राफ पूरा स्ट्रेट बना है, काफी 2 और 3 में जितना हमारे पास गैप है उतना ही हमारे पास गैप ग्राफ में भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, हमारा ग्राफ बीच में कहीं टूटा नहीं है। अगर ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता तो ये ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो हमें कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट समझ में आई। बट अगर कोई बोले कि क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 पे बात हो रही है, मतलब कि ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू 0 यही है। x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसका लेफ्ट साइड वाला पॉइंट एंड राइट साइड वाला पॉइंट। लेफ्ट साइड वाला पॉइंट लेट से यहाँ पे मान लेते हैं 0.1 एंड राइट साइड वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका -0.1 है एंड यहाँ पे आपका +0.1 मान लेते हैं। -0.1 डाला तो हमें क्या वैल्यू मिली, हमें यहाँ पे 1 मिला। -0.1 डालने पे हमें क्या मिला, 1। एंड हमने +0.1 डाला तो हमें देखो क्या मिला, यहाँ पे हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला 2। तो देखो हमने 0.1 का चेंज करा अपने इनपुट में, मतलब x में अगर इतना चेंज करा तो हमें 1 से 2 पे आ गया रिजल्ट, 1 से 2 पे आ गया, मतलब इतने छोटे से चेंज में हमारा इतना सा चेंज, इतना बड़ा चेंज हो गया। ये तो हमने फिर भी बड़ी वैल्यू ली थी,
अगर हम वैल्यू ले 0.00001 नेगेटिव में एंड यही सेम वैल्यू ले 0.00001 पॉजिटिव में, तब भी अगर यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 2 वैल्यू आएगी एंड इसके अकॉर्डिंग आपकी 1 वैल्यू आएगी। मतलब इतना सा चेंज करने में आपको इतना बड़ा चेंज, मतलब इतना माइनर चेंज करा आपने, तो आपका जो ग्राफ है, आपको ग्राफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। तो x इक्वल टू 0 पे ये चीज आपकी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ आपका टूट गया है। आप अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हो, आप देखो, आप ऐसे यहाँ से ड्रॉ करोगे, आपको यहाँ पे अपना पेन उठाने की जरूरत पड़ी है। ये तो जस्ट एक एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ कि पेन उठाना या ना उठाना, इसके ऊपर आपकी 2 डेफिनेशन भी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक कॉची करके एक वो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, एंड एक हेनरिक यूरोपियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको डिस्कस करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लिमिट्स की, कि लिमिट्स क्या होती हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज का हम ग्राफ फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम 0 पे बात करें, x इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे 2 था, 2 नॉट इंक्लूडेड, ये ग्राफ 1 इंक्लूडेड, एंड आपका ये ग्राफ, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक। आपका ग्राफ हर जगह प्रेजेंट है, पूरी रियल लाइन पे प्रेजेंट है, बट इस पर्टिकुलर जगह में आपका ये ग्राफ टूट गया है, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये तो हमने ग्राफ से बनाया, बट ऐसे कुछ फंक्शंस होंगे जिसके लिए हम ग्राफ नहीं बना सकते। अगर आपको बोला जाए कि x की पावर 10 का ग्राफ बनाना है या फिर x की पावर 15 का ग्राफ बनाना है, आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये काफी अजीब सा ग्राफ बनेगा। आप इसको नोटिस करोगे तो काफी रैंडम सा कर्व बनेगा ये, तो आप बता नहीं पाओगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। उसके लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है लिमिट्स। लिमिट्स का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 11th में जरूर मिला होगा, बट यहाँ पे मैं एक लिमिट्स बता देता हूँ जल्दी से। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बोलते हैं, एंड एक होती है राइट हैंड लिमिट, RHL बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, RHL एंड LHL। देखो, अगर 0 पे हमें चेक करना है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट साइड वाला कोई पॉइंट देखेंगे। लेफ्ट साइड वाला कोई पॉइंट 0 से क्या हो गया, अभी हमने देखा -0.000001, ये पॉइंट हमने चेक किया। इस पॉइंट को हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा, बट इस पॉइंट को डाल के हम चेक करेंगे, तो उस पर वैल्यू देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है आउटपुट में। फिर हम पॉजिटिव 0.00001 ये वैल्यू डाल के देखेंगे, उस पर चेक करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, फंक्शन का लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तब चेक। तो ये मतलब 0 के बहुत ज्यादा पास है वैल्यू, 0 नहीं है एग्जैक्टली, बट 0 के बहुत ज्यादा पास है। ये 0 के लेफ्ट में है एंड ये 0 के राइट में है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बोली जाएगी एंड ये आपकी राइट हैंड लिमिट। ये प्रॉपरली नहीं बोली जाएगी, बट इसका प्रोसीजर है वो हम फॉलो करेंगे। सो इन शॉर्ट, आपकी अगर लेफ्ट साइड से चेक करें एंड राइट साइड से चेक करें, अगर आपका बीच में ग्राफ में कोई डिस्टर्बेंस दिखती है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर आप वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आपका आउटपुट आएगा 1 एंड यहाँ से आपका आउटपुट आएगा 2। आप सिंपली बोल दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आपकी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, 1 एंड 2 आपके इक्वल नहीं है। सिंस आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको कॉन्टिन्यूटी पता लगानी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आप ग्राफ से नहीं लगाओगे। ग्राफिकल मेथड भी होता है, बट आप ग्राफ से पता नहीं लगाओगे, आपके सिलेबस में ग्राफ वाला सिस्टम नहीं है अभी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको चीजें समझ में आएंगी ग्राफ से अच्छे से। तो अगर आपको 0 पे बोला जाए कि कॉन्टिन्यूटी पता लगानी है, तो आप 0 से जस्ट थोड़ा साइड वाला पॉइंट, मतलब कि आप लिखोगे कि वो टेंड कर रहा है, मतलब 0 होने वाला है, ये वैल्यू 0 होने वाली है, पूरी 0 नहीं है, 0 होने वाली है। 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 है। ये LHS निकाला, आपका आउटपुट आ गया 1, आपका आउटपुट ऑब्वियसली 1 आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका 1 x इक्वल ये y इक्वल्स टू 1 आ रहा है आउटपुट, एंड अगर पॉजिटिव साइड देखें तो ये आपका यहाँ पे आपका 2 आ रहा है आउटपुट, तो आपका LHL नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये चीज होती है, अगर ये चीज हुई, तब आप क्या बोलोगे कि आपका ग्राफ जो है या फिर जो आपका फंक्शन है पर्टिकुलरली, वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कोई फंक्शन दे रखा है, ये तो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हो गई। हमने x इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +1, वहां पे हमने कॉन्टिन्यूटी निकाल के देखी कि कैसे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, वहां पे समझिए। अगर आप कॉन्टिन्यूटी और एक किसी फंक्शन की बात करें, पूरे फंक्शन की, पूरे ग्राफ की, ये तो हमने पर्टिकुलरली पॉइंट की बात करी। अगर हमें पूरे ग्राफ में बोला जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करनी है, तब कैसे करेंगे हम बात, वो चीज़ देखते हैं।
एनसीईआरटी में आपकी ये भी डेफिनेशन अलग से दे रखी है, आपका सेकंड पेज है चैप्टर का, उसमें आपकी ये चीज़ बता रखी है। अगर कोई फंक्शन है, लेट से एफ, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ए बी सी एक्स, किसी भी चीज़ में वो फंक्शन है एफ, ठीक। इसका डोमेन है डी, कोई आपका सेट है, लेट से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन है। माइनस इन्फिनिटी से नहीं, आपका ए से लेके बी तक ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेना है यहाँ पे, आपका ए से लेके बी तक, ठीक। आपका डोमेन है ए से लेके बी तक, आपका ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है। अब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा, आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसका आप ग्राफ नहीं बनाओगे, आप ये देखोगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, बस आपको ये चेक करना है। वो कॉन्टिन्यूस तब होगा जब आपका फंक्शन, जो फंक्शन का ग्राफ है वो ए से लेके बी के बीच में डिफाइन होगा, एक ए से लेके बी के बीच में डिफाइन होगा। अगर मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफाइन होता है, मॉड एक्स में हम कुछ भी वैल्यू डालें हमें पॉजिटिव आउटपुट ही मिलता है। अगर हम बोलें कि हमें नेगेटिव आउटपुट चाहिए तो वो फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव साइड में हमारा ग्राफ होता ही नहीं है। मॉड एक्स का ग्राफ अगर देखो तो आप ऐसा कुछ होता है। अगर हम बोलें कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो वो चीज़ फिजिबल नहीं है, वो चीज़ हम बात नहीं कर सकते कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ देखें। अब वो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बन ही नहीं सकता आपका मॉड एक्स का ग्राफ, तो हम वो चीज़ पूछेंगे ही नहीं, जो चीज़ फिजिबल है ही नहीं। इसके बाद लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे आते हैं। लिमिट एट अ पॉइंट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है लिमिट एट अ पॉइंट। ये आपका एकदम बेसिक चीज़ है, आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे ऊपर की चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपकी क्लियर हो जाए, आपकी एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं है इसके। सो लेट से आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, एंड आपको वैल्यू मतलब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप उसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट आपका जो x है वो a नहीं है, बट वो a की तरफ होने वाला है। ये आपका a नहीं है पूरा, बट a बनने वाला है, वो मतलब a में कन्वर्ट होने वाला है। fx ये कैलकुलेट करोगे आप। उसके बाद आप जो पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है उसमें आप ए एक्स की वैल्यू रखोगे, मतलब ए रखोगे, मतलब एफ ए कैलकुलेट करोगे। अगर ये दोनों चीज आपस में इक्वल हैं तब तो आप लिख दोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तब आप क्या लिख दोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये इक्वल नहीं हुई तब आप क्या बोलोगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तब आप बोलोगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। इस चीज में आप ग्राफ बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं देना, आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी कि हमने ये लिमिट कैलकुलेट करी, देन कोई फॉर्मूला आ गया अगर बीच में तो वी नो दैट, वो पूरी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। आप ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो आपको लिमिट x टेंड्स टू a, इसको ऐसे पढ़ते हैं लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में हम LIM, x टेंड्स टू a, फिर उस फंक्शन में हम वो पर्टिकुलर चीज लिमिट कैलकुलेट करेंगे, एंड वो अगर वो उस फंक्शन में ए वैल्यू अगर हमने फंक्शन में डाली, ये दोनों चीज अगर आपस में इक्वल हुई तो कॉन्टिन्यूअस, एंड अगर इक्वल नहीं हुई तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होंगी। आपका जो लिमिट अगर फंक्शन के इक्वल आ गई उस पॉइंट पे तब तो वो कॉन्टिन्यूअस, अगर नहीं आई तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस। अब एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का है, उसको जल्दी से देख लेते हैं कि उसमें लिमिट कैसे सॉल्व करी है, कॉन्टिन्यूटी उसमें कैसी बताई गई है, क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद चलते हैं कि अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तब क्या क्या होगा, तब कैसे करना है हमें, तब क्या कैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे। क्या क्वेश्चन है, लिखा है शो दैट द फंक्शन, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड आपका जो अगर x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे आपका 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब आपका x 0 नहीं है तब आपका फंक्शन ये है, एंड जब आपका x 0 है तब आपका फंक्शन ये है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखते जाओ। सबसे पहले हम शो दैट एफ एक्स इज, पूरा क्वेश्चन लिख लो, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट
x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो पे ग्राफ टूट जाएगा। कैसे देखेंगे? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? लिमिट। लिमिट किसकी लिमिट है? x टेंड्स टू जीरो fx। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करनी है एंड उसके बाद हमें f0 कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आई तब तो वो कॉन्टिन्यूस है, एंड अगर नहीं आई इक्वल तो वो डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऐसा बोला जाए बेसिकली। सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अभी x जीरो नहीं है, जीरो होने वाला है। जब जीरो नहीं है तब कौन सा फंक्शन है? तब ये वाला फंक्शन है। यहाँ पे जीरो नहीं है बट जीरो जस्ट होने वाला है। अगर ऐसे होगा 0.00001, ये चीज आपकी जीरो के इक्वल नहीं है बट ये चीज आपकी जीरो होने ही वाली है। बस जस्ट थोड़ी सी, बस एकदम बहुत कम डिफरेंस है जीरो से। जीरो नहीं है, जीरो होने वाली है। तो फंक्शन आपका ये वाला होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। फंक्शन क्या है आपका? x³ + 3, ये आपका फंक्शन है। अब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में सिंस कुछ नहीं है, आप इसकी वैल्यू एज इट इज रख दोगे। आपका 0³ + 3, आपका फाइनल आंसर 3। तो आपका लिमिट x टेंड टू जीरो क्या आया? लिमिट आपकी x टेंड्स टू जीरो fx, क्या वैल्यू है आपकी? 3, पॉजिटिव 3 आई आपकी वैल्यू। अब अगर जीरो पे बात करें, अगर हमारा इनपुट मतलब कि f0 जीरो पे x इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें 1 दे रखा है। अब देखो आपकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx की वैल्यू 3 आई। इसके बाद आपको लिखना है नाउ आपकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इज नॉट इक्वल्स टू f, आपका जीरो या फिर fx बोल सकते हो, ठीक। आपकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल टू fx, देन हैंस fx इज, फिर भाई आप सेम लैंग्वेज ही लिख दोगे, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। आप ये चीज लिख दोगे। कॉन्टिन्यूटी वो लिमिट निकालते कैसे हैं? देखो, लिमिट निकालने में आपके पास दो चीजें हैं, एक न्यूमरेटर है एंड एक डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में अगर x है आपका तब तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको कुछ चेंजेस लगाने पड़ेंगे। अगर देखो ऐसी चीजें हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आपका x² + 1/2, अगर ऐसे है तब तो आप नीचे आपका डिनोमिनेटर में x नहीं है, आपका डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x की वैल्यू एज इट इज लगाओ, आपका 0² + 1/2, ये वैल्यू हो गई आपकी 1/2। बट अगर ऐसे होता कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो x² + 1/x, ये चीज होती, तब हम यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो डायरेक्ट नहीं लगाते, हम कोई चेंजेस करते। क्वेश्चन में जैसी सिचुएशन बनती उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस करते। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल्स टू जीरो लगा देते तब क्या होता है? यहाँ पे 0² + 1/0, डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ गया एंड मैथ के अकॉर्डिंग ये चीज नॉट डिफाइन है। सो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, तो आपको ऐसे नहीं करना। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कांस्टेंट है, अगर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू है या फिर कुछ है ही नहीं, मतलब कि 1 है, तब तो आप x की वैल्यू डायरेक्टली लिख दो। बट अगर डिनोमिनेटर में x आ रहा है, x² या फिर sin x ऐसे करके कोई वैल्यू आ रही है, तब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कहीं वैल्यू रखने पे जीरो तो नहीं बन जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर जीरो बन रहा है तब आपको उसके कुछ स्टेप्स हैं वो चीज़ फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखते हैं, जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं आया था, x इक्वल्स टू जीरो पे हमारा जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था। अब देखते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तब क्या क्या चीज़ें होंगी। हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आपका अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तब वो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा, उस पर्टिकुलर चीज पे आपका वो फंक्शन, पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा। एंड डिसकॉन्टिन्यूस में आपकी 3 टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है आपका रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट है वो है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड एक जो लास्ट वाला पार्ट है वो है आपका डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो आपकी ये 3 मेन पार्ट हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के। सो देखो, इससे पहले हम डिसकॉन्टिन्यूटी बजाय हम एक चीज समझते हैं जल्दी से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होता है। कोई एक फंक्शन है, अगर x³ मान लो, आप x² कुछ भी फंक्शन रैंडम उठा लो,
उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। वो कॉन्टिन्यूस तब होगा जब वो अपने पर्टिकुलर डोमेन में हर एक पॉइंट पे, डोमेन में आपका देखो कि अगर कोई फंक्शन -1 से लेके 1 के बीच में है तो इसके बीच में आपके इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वो हर पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी फंक्शन आपके डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। इसको अभी हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसका मैंने आपको ब्रीफ दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट से आ रहा है, राइट हैंड लिमिट मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट से आ रहा है। एंड एक चीज होती है कि उस फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे पिछले एग्जांपल में f0 हमारे पास 1 आ रहा था एंड हमारी लिमिट्स इक्वल नहीं थी। सो तीन चीज है हमारे पास, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे अगर हम ब्रीफ दें तो यहाँ पे हम f(x) लिख सकते हैं या फिर f(a) लिख सकते हैं। ए पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी, ये तीन चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो, अगर कॉन्टिन्यूस हुआ, कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, आपका LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। ये तीनों चीज अगर आपस में इक्वल हुई तो वो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कई कई जगह आपको ये दोनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको सिर्फ एक लिमिट निकालनी हो बस, उससे आपका काम बन जाए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि सिर्फ हमने एक लिमिट निकाली। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी कैसे निकालेंगे, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके बाद उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी, अगर तीनों चीज इक्वल हैं तब आपका फंक्शन जो भी है वो कॉन्टिन्यूस होगा। कुछ भी रैंडम फंक्शन हो सकता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड आपके बोर्ड का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग। ये तीन चीज आपका इक्वल है, आपकी इक्वल है, अगर इक्वल आ गई आपका पूरा प्रोसीजर होगा वो बताया जाएगा अभी। अगर ये तीन चीज इक्वल है तो वो कॉन्टिन्यूस, अगर ये तीन चीज इक्वल नहीं है, कोई भी चीज आपस में इक्वल नहीं है, तो आपका नॉन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूटी ये है। अगर आपकी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, आपका अगर कोई ऐसी फॉर्म बन रही है 0/0, ∞/0 या फिर कोई नंबर जैसे कि a/0, ऐसी चीजें बन रही हैं, तब आपकी लिमिट्स कैलकुलेट करने में आपकी ऐसी चीजें अगर बन रही हैं जैसे 0/0 बन गया, ∞/∞ बन गया, कोई पर्टिकुलर नंबर अपॉन 0 बन गया, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। लिमिट आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नीचे इनफाइनाइट बन रहा है, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। नीचे 0 बन रहा है, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट इन सच केसेस। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है एंड आपने कुछ टिक्स लगाई, आपने फॉर्मूलाज वगैरह लगाए, तब भी आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तब भी आपका नीचे 0 है या फिर नीचे डिनोमिनेटर है, तब आप क्या लिखोगे, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। सो सबसे पहली डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे कौन सी आती है, सबसे पहली डिसकॉन्टिन्यूटी आती है कि आपका रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब इसको कुछ प्रोसेस करके रिमूव किया जा सकता है। अगर आपका LHL एंड RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हैं, बट ये दोनों आपके उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल नहीं है, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसके इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि LHL और RHL आपस में इक्वल है बट उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल नहीं है, उसको बोलेंगे हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको कुछ रिमूव किया जा सकता है, फंक्शन में कुछ चेंज करेंगे, ये अगर इक्वल हो गया तो आपके डिसकॉन्टिन्यूटी से कॉन्टिन्यूस, मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है, बट इसको तब भी हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। LHL RHL दोनों इक्वल, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, बट जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, इस केस में बोला जाएगा रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर आपका ऐसा हो जाए कि LHL एंड RHL यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, आपका होगा डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हम किसी पॉइंट पे चेंज नहीं कर सकते, लिमिट्स में चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपका बोला जाएगा डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है। अगर ऐसा हुआ, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सेकंड काइंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ याद कैसे रखना है आपको। यहाँ पे अगर आपका LHL RHL और बोथ, इन तीन चीज में से अगर एक भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अगर इनमें से ये फॉर्म बन रहा है, कोई नंबर अपॉन 0, 0/0 या ∞/∞, ये नंबर बन रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, डू नॉट एग्जिस्ट, उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। कॉन्टिन्यूस के लिए आपको तीनों चीजें चेक करनी है एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं एंड फंक्शन के इक्वल नहीं है तो वो आपका रिमूवेबल हो जाएगा। अगर दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है, LHL RHL इक्वल नहीं है आपस में, तो वो आपकी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। एंड अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोला जाएगा। यहाँ तक तो हमारा कॉन्टिन्यूटी का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद है कि हम लिमिट्स निकालेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आपकी जो NCERT में फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर है। इसके बाद हमारा डिफरेंशिएबिलिटी भी है कि कोई फंक्शन हम डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं, कब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने कॉन्टिन्यूटी समझी है, ग्राफ के थ्रू हमने कॉन्टिन्यूटी समझी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया अभी तक। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की होती हैं। जो इसके बाद वाली चीजें आपकी, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना, राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब इक्वल होंगी कब इक्वल नहीं होंगी, कुछ फॉर्मूले हैं आपके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन था आपका, ब्रीफ मैंने दिया सबसे पहले कि कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है एंड उसका यूज क्या क्या है। आपका काफी डिफिकल्ट माना जाता है ये पार्ट, कई बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट आप रोज अगर फॉलो करोगे, हर वीडियो को रोज रोज अच्छे से देखोगे, अपना खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी एंड बोर्ड में आप अच्छा इसको डेफिनेटली करोगे। अगर आपने ये पोर्शन कवर कर लिया एंड अच्छे से कवर कर लिया, तो ये तीन चीज़ें हमने कवर करी। इसके बाद वाली वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे एंड लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब LHL एंड RHL वो देखेंगे। उसके बाद हम जो अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन उसको प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत जरूर होती है। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।